So hi, this is Palvi, and we had started the chapter theory of demand. So first we revise the last lecture, then we continue with the next topic. So who demand? Demand कौन करता है? Demand करता है consumer. और कंज्यूमर किन चीजों की डिमांड करता है? कंज्यूमर डिमांड करता है जो इकोनॉमी में हमारी हैं गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है. सो डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर. ठीक है. और किन चीजों की डिमांड होती है? गुड्स एंड सर्विसेज की. सो व्हाट इज डिमांड? सो डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज द डिजायर टू बाय अ कमोडिटी. तो हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि जो डिजायर होती है वो अकेली हम क्या नहीं कह सकते? डिमांड नहीं कह सकते. सो डिजायर टू बाय अ कमोडिटी बैक्ड विद द सफिशिएंट परचेजिंग पावर. अगर आप डिजायर को डिमांड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करनी पड़ेगी? सफिशिएंट परचेजिंग पावर एंड द विलिंगनेस टू स्पेंड. ठीक है. मतलब आपके पास मनी होनी चाहिए और उस मनी को विलिंगनेस टू स्पेंड होनी चाहिए, तभी वो आपकी क्या कहलाएगी? डिमांड कहलाएगी. फिर हमने किया था डिमांड स्केड्यूल. डिमांड स्केड्यूल कितनी तरह के होते हैं? इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल एंड द मार्केट डिमांड स्केड्यूल. व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल? When only there is a one buyer in the market. जब मार्केट में सिर्फ एक ही बायर होगा उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल. एंड द मार्केट डिमांड स्केड्यूल व्हेन देयर इज मोर बायर इन द मार्केट. सो इसको स्टार्ट करने से पहले में हमने एक पूरे चैप्टर में एक अजम्पशन लेके चलनी है. अजम्पशन ये कि कंज्यूमर इज अ रैशनल पर्सन. रैशनल क्या होता है? रैशनल मतलब समझदार. कि हम कंज्यूमर को एक समझदार रैशनल कंज्यूमर मान के चलेंगे. यानी कि अगर मार्केट में प्राइस कम होता है तो जनरली डिमांड क्या होती है? हमारी इंक्रीज. हम ऐसे ही बिहेव करते हैं कि अगर जिन चीजों का प्राइस कम हो हम उसकी क्या कर देते हैं? डिमांड इंक्रीज कर देते हैं. दैट मीन्स हम वो ज्यादा परचेज करते हैं. तो हम इस पूरे चैप्टर में कंज्यूमर को क्या मान के चलेंगे? रैशनल. ये नहीं मान के चलेंगे कि जरूरी नहीं है कि प्राइस इंक्रीज होगा तभी वो डिमांड इंक्रीज करेगा. उसकी एक एक्सेप्शन है अलग से. ठीक है. तो जनरली हमारा बिहेवियर ऐसे ही होता है कि अगर जिन चीजों का प्राइस बढ़ जाता है हम उनको उन चीजों की उनकी परचेजिंग को हम पोस्टपोन कर देते हैं कि बाद में खरीद लेंगे जब प्राइस कम होगा. और वैसे भी क्या होता है कि प्राइस कम होने से हम डिमांड क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं. सो ये सब कहीं ऐसे ही होता है. इसलिए कहा जाता है कि सो देर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड द डिमांड. देखो अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी. तो ऐसे कौन सा रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन. सो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में व्हेन देयर इज ओनली वन बायर तो हमने किया अगर प्राइस कम होगा, प्राइस 5 है तो डिमांड क्या होगी? 1. जैसे जैसे प्राइस कम हुआ 5, 4, 3, 2, 1 डिमांड धीरे धीरे क्या हुई? बढ़ी. ठीक है. तो ये है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. वैसे ही मार्केट डिमांड शेड्यूल में हमने क्या मान के चला? देयर इज अ मोर बायर. अब मोर में मैं सारे नहीं बना सकती तो मैंने क्या बनाया? एक एक्स और एक वाई. एज अ प्राइस डिक्रीज एक्स और वाई दोनों का बिहेवियर क्या होगा? अलग होगा. जरूरी नहीं है मार्केट में सारे के सारे कंज्यूमर का बिहेवियर सेम होगा. एक्स का क्या बिहेवियर है? व्हेन द प्राइस इज 5 इट्स अ हाई प्राइस फॉर हिम. सो इसने क्या किया? डिमांड कुछ परचेज नहीं किया. लेकिन वाई ने एक डिमांड करी. ठीक है. जैसे जैसे प्राइस क्या हुआ? कम हुआ. एक्स ने अपनी डिमांड इंक्रीज करी 1, 2, 3, 4. वाई ने भी अपनी डिमांड इंक्रीज करी 2, 3, 4, 5. सो हमने क्या करना है? मार्केट डिमांड. तो मार्केट डिमांड के लिए हमें क्या चाहिए? टोटल. तो मैं एक्स और वाई जितने भी कंज्यूमर है मार्केट में उसको मैं क्या कर दूंगी? ऐड कर दूंगी. तो यहां तक हमने किया था लास्ट वीडियो में. तो नेक्स्ट हम करते हैं इसी का डिमांड शेड्यूल के बाद हम करेंगे डिमांड कर्व. डिमांड कर्व एक्चुअली ये मैं कुछ रिकॉर्ड कर चुकी थी. ठीक है. एक्चुअली कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये रिकॉर्ड नहीं हुआ. सो मैं अब आपको ऐसे ही समझाऊंगी. इंडिविजुअल डिमांड एंड द मार्केट डिमांड. अब इंडिविजुअल डिमांड जो हम बनाएंगे वो हम इंडिविजुअल शेड्यूल की हेल्प से ही बनाएंगे. हम बनाएंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. तो यहां पर है प्राइस और यहां पर है डिमांड. प्राइसेस भी 1, 2, 3, 4, 5 और डिमांड 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है. व्हेन द प्राइस इज 5 डिमांड इज 1. तो हमने इसे और इसे मिलाकर लिखा ए पॉइंट. ठीक है. व्हेन द प्राइस डिक्रीज फ्रॉम 5 to 4 तो डिमांड हमारी क्या होगी? इंक्रीज फ्रॉम 1 to 2. मतलब 4 और 1 को मिला के क्या आया? बी.
ठीक है। सो व्हेन द प्राइस इज 3 मतलब 3, तो डिमांड कितनी होगी 3, तो इनको मिला के आया C 2 और 4, और जब प्राइस क्या है 1 तो उनको मिला के क्या आया 5, ठीक है। तो इसका पॉइंट आ गया E। तो हम इन पॉइंट्स को क्या करेंगे, ज्वाइंट करेंगे, तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो होगा डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। तो एक थोड़ी सी क्या बनती है, स्ट्रेट लाइन। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व का मतलब है कि प्राइस का इंक्रीज होना, सॉरी डिमांड का इंक्रीज होना, मतलब प्राइस के डिक्रीज होने पर डिमांड इंक्रीज हो रही है, और डिमांड के इंक्रीज होने पर ये इस तरीके से क्या आएगा, नीचे आएगा। सो ये है आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व। सो देयर इज अ वही नेगेटिव रिलेशन, प्राइस व्हेन द प्राइस इज डिक्रीज डिमांड विल इंक्रीज। अब है नेक्स्ट है हमारा मार्केट डिमांड कर्व। तो मार्केट डिमांड कर्व हम बनाएंगे इसकी हेल्प से। तो लेकिन बस डिफरेंस क्या है, इसमें भी नेगेटिव रिलेशन है, इसमें भी नेगेटिव रिलेशन है। डिफरेंस हमारा सिर्फ ये है कि ये थोड़ा स्ट्रेट बनेगा, ये थोड़ा फ्लैटर बनेगा। इसमें हम प्राइस जब 5 है तो डिमांड कितनी है 1, तो इसको और इसको ज्वाइंट किया तो A बना। व्हेन द प्राइस इज 4 तो हमारी डिमांड कितनी है 3, क्योंकि हमने X और Y की डिमांड का टोटल लिया। तो मतलब 4 और 3 को मिला के क्या बना B पॉइंट। व्हेन द प्राइस इज 3 डिमांड हमारी है 5, तो इसको मिला के बना हमारा C पॉइंट। व्हेन द प्राइस इज 2 इसको और इसको मिला के बना D और E। तो ये भी क्या जा रहा है नीचे की तरफ, ये भी है डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, और इसमें भी क्या है नेगेटिव रिलेशन। सो ये क्या है थोड़ा सा फ्लैटर। तो ये है आपका डिमांड कर्व। नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड एंड इट इज ऑल्सो नोन एज डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, ठीक है। सो व्हाट इज फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड, इट मीन्स जब भी आप मार्केट में डिमांड करते हो तो सबसे पहले आपको क्या अफेक्ट करता है, दैट इज कि जब भी मार्केट में आप कुछ परचेज करने जाओगे, परचेज करने से पहले आप क्या क्या मतलब कंसीडर करोगे अपने माइंड में, क्या क्या उसके लिए पूछोगे। सबसे पहले पूछोगे आप PX, PX स्टैंड फॉर प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सबसे पहले तो आप उसका प्राइस ही पूछोगे। उसके बाद प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अगर आप एक सॉप परचेज करने गए, ठीक है, तो आप एक तो जो आप चाहते हो परचेज करना, आप उसका प्राइस पूछोगे। साथ में अगर 2 ब्रांड के और सॉप पड़े होंगे तो आप क्या करोगे, उसका भी क्या पूछोगे, प्राइस पूछोगे। दैट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। PR स्टैंड फॉर प्राइस फॉर रिलेटेड गुड्स। फिर उसके बाद अपनी क्या चेक करोगे, आप अपनी पॉकेट चेक करोगे, दैट इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर। आप ये भी देखोगे कि आपके पास इतनी इनकम है कि नहीं। देन आपके अकॉर्डिंगली आपका टेस्ट होना चाहिए और आपकी एक्सपेक्टेशन। सो जब भी आप मार्केट में कुछ परचेज करने जाओगे, सो आपको क्या इफेक्ट करते हैं, आपकी डिमांड को क्या इफेक्ट करते हैं, ये इफेक्ट करते हैं। सो DX स्टैंड फॉर डिमांड इज द फंक्शन ऑफ price of the commodity, price of related goods, income of the consumer, taste and expectation. So let's start with one PX, that is price of the own commodity. own मतलब जिस डिमांड की बात कर रहे हो उसी कमोडिटी का प्राइस, प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी। सो इसको हम स्टार्ट कैसे करेंगे, सी फर्स्ट इज प्राइस ऑफ द ऑन कमोडिटी। सो क्या है, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट यू मीन बाय अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। अदर थिंग्स कौन सी है कि देखो, जब आप किसकी बात कर रहे हो, जो कमोडिटी आप परचेज कर रहे हो उसी कमोडिटी के प्राइस की बात कर रहे हो, तो देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी and its quantity and its demanded and its quantity demanded। मतलब कि इनके बीच में क्या है, प्राइस और डिमांड में क्या रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। उसी का प्राइस और उसी की डिमांड में, अगर मैं इस पेन की बात कर रही हूं तो इसी की प्राइस और इसी पेन के डिमांड में क्या रिलेशनशिप है, नेगेटिव। अगर तो ये पेन 5 रुपीज 10 रुपीज का है, लेट्स सपोज, ठीक है, तो मैं एक परचेज करूंगी, ठीक है। अगर ये 10 से क्या हो जाता है 2 रुपीज का हो जाता है, तो मैं ऐसे कितने परचेज कर सकती हूँ, 5 परचेज कर सकती हूँ। दैट मीन्स अगर तो इसका प्राइस 10 है, मेरे लिए क्या है, बहुत महंगा है, तो मैं इसको सिर्फ एक परचेज करूंगी। अगर इसका प्राइस क्या हो जाएगा, 2 रुपए हो जाएगा, तो मैं ऐसे 5 परचेज कर सकती हूँ, ठीक है। तो इट मीन्स प्राइस के कम होने से इसकी डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई।
ठीक है ना, तो तभी क्या लिखा है, इट्स ओन। सो दैट इज इफ द प्राइस इज अ फॉल, अगर प्राइस कम होगा द डिमांड विल इंक्रीज, डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी, एंड वाइस एंड वर्सा, वाइस एंड वर्सा मतलब अगर प्राइस क्या होगा, रेज होगा, इंक्रीज होगा, तो डिमांड डिक्रीज होगी। अब ठीक है, तो ये था प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी। लेकिन अब अदर थिंग क्या, अदर थिंग मतलब कि अगर आप चाहते हो कि इसके प्राइस के फॉल होने से इसकी डिमांड इंक्रीज होगी, तो अदर थिंग को क्या रहना पड़ेगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स को कांस्टेंट रहना पड़ेगा, इनकम को कांस्टेंट रहना पड़ेगा, टेस्ट को कांस्टेंट रहना पड़ेगा, एंड एक्सपेक्टेशन को कांस्टेंट रहना पड़ेगा। मतलब एक ये पेन है, इसके साथ अगर एक ये पेन आ जाता है, ठीक है ना, या फिर ये पेन आ जाता है, ठीक है, तो ये हुआ 2 रुपए से, मान लो कि ये कितना हो गया, 10 हो गया। उसी साइड इसका प्राइस फिर भी 2 ही है, तो इट मीन्स इसके प्राइस के इंक्रीज होने पर, ठीक है, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स है वो अभी भी 2 रुपए का है, तो अगर इसका प्राइस 2 से 10 होगा तो मैं इसकी डिमांड को क्या नहीं करूंगी, कम नहीं करूंगी, मैं इसको परचेज ही नहीं करूंगी, मैं इसको यूज करूंगी। ठीक है, तो इट मीन्स अगर आप इसकी डिमांड के, इसके प्राइस के कम होने से इसकी डिमांड इंक्रीज करना चाहते हो, चलो मैं आपको फिर से एक फ्रेश एग्जांपल देती हूँ। मान लो कि जो ये है इसका प्राइस है 10, ठीक है, और इसकी डिमांड कितनी है 1, ठीक है। अगर इसका प्राइस क्या हो जाए 2 रुपीज हो जाएगा, तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी 5, ठीक है। तो मतलब अगर प्राइस कम हुआ तो डिमांड क्या हुई, इंक्रीज हो गया। अब साथ में तो मतलब इसी के प्राइस के कम होने से इसकी डिमांड क्या हुई, इंक्रीज हुई, नेगेटिव रिलेशन आ गया। लेकिन अब एक ये प्राइस है, ठीक है, इसका प्राइस 10 से 2 हुआ, साथ के साथ जो ये वाला कमोडिटी है इसका प्राइस क्या हो गया, इसका प्राइस 1 रुपीज हो गया, ये भी 10 का था, इसका प्राइस क्या हो गया 1। अब होगा क्या मेरे लिए, ये अब ये वाला जो पेन है वो क्या है, महंगा होगा, और ये वाला पेन क्या होगा, सस्ता। तो मैं इसकी डिमांड को क्या कर लूंगी, इंक्रीज। इसकी मतलब इसके प्राइस के कम होने से मैंने फिर भी ये परचेज नहीं किया, इसकी डिमांड फिर भी मैंने इंक्रीज नहीं की, मैंने क्या कर लिया, इसकी डिमांड इंक्रीज कर ली। सो दैट्स वाई कि जब आपके प्राइस का कम होता है तो डिमांड उसकी इंक्रीज होगी, लेकिन आपको जो अदर थिंग्स है उसको क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट। सेम एज इनकम ऑफ द कंज्यूमर, अगर आपकी किसी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होता है और उधर ही आपकी इनकम इंक्रीज हो जाती है, तो इट मीन्स आप उस कमोडिटी को क्या कर सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो। तो इट मीन्स प्राइस के ज्यादा होने से डिमांड कम नहीं हुई, क्योंकि आपकी इनकम इंक्रीज होगी, आपने सोचा कि चलो इनकम इंक्रीज होगी, आप फिर भी वही चीज अफोर्ड कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये रिलेशन दिखाना है तो आपको ये सब कुछ क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट। So there is a negative relationship. Second point is price of related goods. Price of related goods में आपके 2 तरह के goods आते हैं, substitute goods and the complementary goods. What do you mean by substitute goods? Substitute goods are those goods which fulfill the demand of each other. मतलब substitute वो goods हैं जो कि एक दूसरे की डिमांड को फिलफिल करते हैं। कैसे? अगर मान लो टी का प्राइस मार्केट में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया तो लोग क्या पियेंगे, कॉफी। अगर इस टाइम पे हमारे लिए कॉफी का प्राइस क्या है, बहुत हाई है, इसलिए हम क्या प्रेफर करते हैं, टी। मतलब कि अगर घर में कॉफी ना हो तो हम टी पी सकते हैं, अगर टी ना हो तो हम क्या पी सकते हैं, कॉफी पी सकते हैं। ठीक है, लाइक राइस एंड व्हीट। आप राइस एंड व्हीट भी एक दूसरे के क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। अगर घर में व्हीट नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, राइस बना के खा सकते हैं। अगर घर में राइस नहीं है तो उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, व्हीट। मतलब कि दोनों का काम एक ही है कि हमारी हंगर को क्या करना, सेटिस्फाई करना। अगर घर में अगर आटा नहीं है तो हम राइस खाकर अपना गुजारा कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एक दूसरे की डिमांड को फुलफिल नहीं करता। सो सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से हैं, जो कि एक दूसरे जो कि फुलफिल करते हैं डिमांड एक दूसरे की। ठीक है। सो दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच कंप्लीट द डिमांड ऑफ ईच अदर। मतलब कंप्लीट, एक दूसरे की डिमांड को कंप्लीट करते हैं, और हम कह सकते हैं कि विच इज डिमांडेड टुगेदर। अगर डिमांड होंगे तो इकट्ठे होंगे, अदरवाइज एक से नहीं चलेगा। यहाँ पर एक डिमांड से काम चल सकता है, या तो राइस से भी काम चल सकता है, या फिर व्हीट से भी चल सकता है, या तो टी से भी चल सकता है, या कॉफी से भी। लेकिन यहाँ पर डिमांडेड करने पड़ेंगे टुगेदर, लाइक कार एंड पेट्रोल।
अगर आपने कार परचेज करी तो दैट मीन्स आपको पेट्रोल भी खरीदना पड़ेगा, ठीक है। बिना पेट्रोल के आपकी कार नहीं चलेगी। अगर आपने पेट्रोल परचेज करा दैट मीन्स आपके पास कोई ना कोई व्हीकल होगा ही होगा, ठीक है। सो ये है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। सो अब इसको हमने करना कैसे? सो कहते हैं कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या रिलेशनशिप है? पॉजिटिव रिलेशनशिप है। और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या रिलेशनशिप है? नेगेटिव। कैसे? मान लो हम एग्जांपल लेते हैं टी एंड कॉफी की। सी कैसे प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। सी मान लो कि टी और कॉफी एक दूसरे के क्या है? सब्स्टिट्यूट है। अगर मार्केट में टी का प्राइस कितना है? 10 है और उसकी डिमांड कितनी? 5, और उसी के सब्स्टिट्यूट गुड्स और सेम कॉफी का प्राइस भी कितना है आपका? 10 है और उसकी डिमांड कितनी है? 5। अब देखो टी का सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है? कॉफी। अब हम देखो टी का प्राइस अगर 10 से कितना हो जाता है? 100 हो जाता है, ठीक है। अगर 10 था उसका प्राइस तो उसकी डिमांड कितनी थी? मार्केट में 5 थी, ठीक ठाक थी। अब अगर इसके प्राइस इंक्रीज होने पर 10 से कितना होने पर? 100 होने पर, तो ऑब्वियस है लोगों को ये क्या लगेगा? महंगा लगेगा। तो लोग इसकी डिमांड को क्या करेंगे? कम करेंगे, ठीक है। लोग इसको परचेज नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी ओर हमारे पास इसका एक सब्स्टिट्यूट गुड है, दैट इज कॉफी। कॉफी पहले भी 10 की थी, अब भी कितनी है? 10 की। कॉफी का प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आया। लेकिन टी के प्राइस के इंक्रीज होने पर कॉफी की क्या इंक्रीज होगी? डिमांड इंक्रीज होगी। दैट मीन्स देखो प्राइस ऑफ द कॉफी सेम, पहले भी 10 था और अब भी 10 है। पहले जब प्राइस 10 था तब डिमांड उसकी कितनी थी? 5 थी। लेकिन प्राइस अभी भी कितना है? 10 है, लेकिन इसकी डिमांड क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी? क्योंकि कॉफी का जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है दैट इज टी। टी का प्राइस इंक्रीज होने पर डिमांड फॉर कॉफी क्या हो गई? इंक्रीज होगी। तो इसको बोलते हैं देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप कि प्राइस टी का इंक्रीज हुआ लेकिन डिमांड किसकी इंक्रीज होगी? कॉफी की इंक्रीज होगी। सो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। तो आप इसको और कैसे लिख सकते हो? सो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर द सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड इट्स रिलेटेड प्राइस। इफ द प्राइस ऑफ द टी इज इंक्रीज, द डिमांड फॉर इट्स सब्स्टिट्यूट गुड्स दैट इज कॉफी विल increase. So हम बोल सकते हैं कि if the price of the tea is increased, the demand for its substitute goods that is coffee will also increase. So there is a positive relationship between substitute goods and its price of the related goods. So next हम करते हैं complementary goods. So example, if the price of the petrol is 10, तो डिमांड कितनी है मार्केट में कार की? 10 है। मान लो कि प्राइस पेट्रोल का क्या है? सस्ता है। तो लोग क्या करते हैं कि एक बार चलो इन्वेस्टमेंट करके कार परचेज कर लेते हैं कि चलो पेट्रोल सस्ता है तो किफायती रहेगा। अगर पेट्रोल का प्राइस क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, 10 से 100 हो जाता है, ठीक है ना। पहले 10 रुपए लीटर था, अब कितना हो गया? 100 रुपए लीटर। दैट मीन्स जब हम पेट्रोल ही नहीं अफोर्ड कर पाएंगे तो हम कार परचेज करके क्या करेंगे? मतलब हम कार चाहे हमारे लिए सस्ती होगी, लेकिन जब तक हम पेट्रोल ही नहीं अफोर्ड कर पाएंगे 100 पर लीटर के हिसाब से, तो हम कार परचेज करके क्या करेंगे? तो हमारी डिमांड फॉर कार क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। सो देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन। मतलब अगर प्राइस पेट्रोल का क्या हुआ? इंक्रीज हुआ, तो डिमांड फॉर कार क्या होगी? डिक्रीज होगी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज, द डिमांड फॉर इट्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स दैट इज कार विल डिक्रीज, ठीक है। अगर पेट्रोल प्राइस का इंक्रीज होगा तो डिमांड फॉर कार इज डिक्रीज। सो देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड इट्स price of related goods. So that's the end of the video and thanks for listening. In the next video I will explain you income, taste and expectation of the consumer. Thanks.